हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग विज्ञान क्लास 10 साइंस क्लास 10 के पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे। इसका मैं शॉर्ट नोट्स बना करके लाया हूं, इसको देखें, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। देखते हैं आज हम लोग पहला टॉपिक पे बात करते हैं। क्या है पहला टॉपिक का? सबसे पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे पदार्थ जिसमें दो भिन्न गुण वाले पदार्थ जुड़कर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन को मिला देंगे हम ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है? कार्बन क्या है? एक ठोस है, सॉलिड है, और ये ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? एक गैस का निर्माण होता है, जो कि इस दोनों से बहुत ही भिन्न होंगे। ठीक है, वैसा परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इसको तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन यहाँ पर लिखें, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन इसी कार्बन के जगह में क्या लिखें हम लोग? केवल उसके संकेत का इस्तेमाल करें, C और O2 मिल करके क्या बनेगा? CO2। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला शॉर्ट नोट्स में पहला पॉइंट पे बात करते हैं। क्या है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका नोट्स ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो अपने कॉपी में लिख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहीं एक लाइन में ख़त्म होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अभिकारक। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग मिलाए तो क्या बना? CO2 बना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया ना, ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जिसका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहीं पर क्या लिखा हुआ है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण होता है या रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जिसका निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में के उदाहरण जैसे कि भोजन का पचना। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, भोजन डाइजेस्ट होता है, इसको पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे हम लोग श्वसन, बाहर से हम लोग क्या लिए? ऑक्सीजन को श्वसन के दौरान लिए, हम लोग क्या निकाल दिए? CO2 निकाल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए। ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम का फीता का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया के 5 उदाहरण जो दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लोहे में जंग लगना कैसा अभिक्रिया है, या क्या है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो याद रखिएगा, लोहे का जंगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का बनना, भोजन का पचना, श्वसन की क्रिया का होना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन क्या क्या है। तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बारी बारी से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। रासायनिक अभिक्रिया की परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मान के चलो कोई रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन जैसे सॉलिड है, ऑक्सीजन के साथ मिला, गैस के साथ मिला, तो ये सॉलिड का निर्माण हुआ। ये ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर क्या? ये ऑक्सीजन गैस था, तो यहाँ पर गैस बनना चाहिए, यहाँ पर गैस बना। लेकिन यहाँ पर कार्बन है, कार्बन ठोस है, सॉलिड है, यहाँ पर इस ठोस का निर्माण होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ गैस का निर्माण हो गया। याद रखिएगा, इस तरह से क्या अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे कि हम लोग लोहा को लेते हैं,
उसके बाद उसमें जल डाल देते हैं। कैसा जल? जल का गैसीय अवस्था को डालते हैं। किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाती है। तो क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण के दौरान क्या क्या होता है? ये चारों पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो ये कंडीशन जो लिखा हुआ है ना, जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाले, क्या बना? जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। जिंक Zn सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को मिलाए तो क्या बना? ZnSO4 का निर्माण हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। तो इस ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर जिंक के जगह में हिंदी में जिंक लिखते यहाँ पर लिखते सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या हो जाता? रासायनिक अभिक्रिया हो जाता। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या फ़र्क है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं? किसी पदार्थ का नाम लिख करके उसको प्रदर्शित करते हैं, जबकि रासायनिक समीकरण क्या होता है? उसका संकेत का इस्तेमाल करके हम लोग उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं इसको, तो उसका नाम क्या हो जाता है? रासायनिक समीकरण हो जाता है। चलते हैं आगे, पॉइंट पे बात करते हैं। रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक सिंबल का इस्तेमाल किया था। प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र की उनकी भौतिक अवस्था के साथ होता है। तो जो बात बोले हम, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? उसके रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ ये समीकरण कराया जाता है। लेकिन रासायनिक समीकरण में क्या होता है? उसके सिंबल का इस्तेमाल करके उसको प्रदर्शित कराया जाता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को लेते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन को डाल देते हैं, मिला देते हैं, तो इसका निर्माण होगा H2O का निर्माण होगा। H2O का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हुआ लेकिन एक ही ऑक्सीजन हुआ। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 डाल देते हैं। जब यहाँ पर 2 दे देंगे तो हाइड्रोजन का संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर 2 दे देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर 2 को बेचारा ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये संतुलित हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से सबसे बेस्ट तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही संतुलित करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रखे जाते हैं, जैसे S दे करके दर्शाया जाता है। S4 क्या होता है? सॉलिड। किसी वस्तु का, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का अगर वो सॉलिड अवस्था में है, उसका अवस्था सॉलिड है, तो वो S द्वारा दर्शाया जाएगा। अगर द्रव है या लिक्विड अवस्था में है तो L द्वारा दर्शाया जाएगा। L लिक्विड, L फॉर लिक्विड। उसके बाद गैसीय अवस्था में है तो G द्वारा दर्शाया जाएगा, G फॉर गैस। अगर एक्वस अर्ध जलीय अवस्था में है, तो जलीय विलयन है या अर्ध जलीय विलयन है, तो उसको क्या AQ द्वारा दर्शाया जाएगा, AQ फॉर एक्वस। ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है FeS दर्शाया गया है, इसका मतलब Fe क्या है? सॉलिड है। H2O 4H2O जो कि गैसीय अवस्था है, इसलिए गैस द्वारा दर्शाया गया है। Fe2O3 एक सॉलिड का निर्माण होता है, इसलिए S द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद G4H2 को गैस द्वारा दर्शाया, G द्वारा दर्शाया गया है, इसका मतलब 4H2 क्या है? एक गैस है। आगे बात करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं परिस्थिति जैसे दाब, ताप या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं, तो क्या करते हैं? मतलब ताप देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है तीर के ऊपर या नीचे दाब भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला? उत्प्रेरक। ये सब तीर के ऊपर नीचे जो भी पदार्थ होते हैं सब क्या कहते हैं? सबको उत्प्रेरक कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या किए? ताप दिए, ताप लगाए, गर्म किए, तो कैल्शियम ऑक्साइड और किसका निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का निर्माण हुआ। CO2 का
निर्माण हुआ। तो ये तीर के ऊपर नीचे कुछ भी पदार्थ लिखे जाते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। याद रखिएगा, उत्प्रेरक कहते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं किस रासायनिक अभिक्रिया को का दहन करने पर क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसी पदार्थ में मेनली क्या रहता है, कार्बन रहता है, मेनली कार्बन रहते हैं, उसके साथ जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ संयोग करना, तो किसका निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण होता है। उसके बाद जल का निर्माण, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों को मिलाए तो किसका निर्माण हुआ, H2O का निर्माण हुआ। ये H2O क्या है, लिक्विड अवस्था में। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का जब मिलाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक एक्वस प्राप्त होता है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी ऊष्मा का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया के कुछ मुख्य पॉइंट हैं। जो सबसे पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, भूल गए थे हम। संयोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोई एक पदार्थ A है, मान लो, किसी दूसरे पदार्थ B के साथ मिलाया तो वो भिन्न गुण वाला होगा तीसरा पदार्थ, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक बड़े अणु का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा नंबर पे बात हुआ था क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई A पदार्थ है, इसको टूट करके B और C का निर्माण करेगा, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन भी कहते हैं, कभी कभी इसको अपघटन भी कहते हैं इसको। आगे बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा अगर अपघटित होता है, टूटता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक A पदार्थ था, इसको ऊष्मा द्वारा ये टूट गया, C और D का निर्माण हुआ, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा विद्युत वियोजन भी होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है, FeSO4 को तोड़ा गया है, किसके द्वारा, ऊष्मा के जरिए इसको वियोजन किया गया है। Fe2O3 का निर्माण हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा द्वारा वियोजन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा द्वारा वियोजन कराया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम चूना पत्थर भी होता है, और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। उसके बाद फेरिक ऑक्साइड जो होता है भूरा लाल रंग का होता है, याद रखिएगा, इसके कलर भी कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैद्युत वियोजन, जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ है जल H2O, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया, EC इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। इस तरह के वियोजन को क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। वैद्युत इलेक्ट्रिक करंट द्वारा होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत वियोजन बोलेंगे। यहाँ पर एक परखनली में रखा गया है जल को, और इसको विद्युत धारा द्वारा तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाता है। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं ना, तो ये सूर्य प्रकाश द्वारा भी अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, सूर्य प्रकाश द्वारा जब तोड़ता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य प्रकाश द्वारा अभिक्रिया ऊष्मा देने पर, इसका वियोजन करने पर क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो ये प्रकाश ऊष्मा वियोजन है, या प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊष्मा को दिया जाता है। मान लेते हैं C और मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई A पदार्थ है, B के साथ जल्दी नहीं मिलेगा, इसको जब तक गर्म करेंगे तब मिलेगा, तब बनेगा C और D का निर्माण करेगा। तो इस तरह के होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं,
गर्म करेंगे, उष्मा देंगे इसमें, तब क्या क्या होगा, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको समीकरण होने के लिए, मिलने के लिए उष्मा की ज़रूरत होती है, उसको उष्मा अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि मान लेते हैं कोई पदार्थ ए किसके साथ मिल रहा है, बी सी के साथ मिल रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, ए बी एक साथ हो जाएगा और सी बेचारे को अकेले छोड़ देगा। ये ए द्वारा क्या किया गया, सी को अलग कर दिया गया और ए और बी आपस में मिल गया। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे FeCuSO4 से Cu को हटा दिया, सल्फेट के साथ कौन जुड़ गया, Fe जुड़ गया और Cu बेचारे को अलग कर दिया। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लेते हैं AB किसके साथ मिला, X और Y के साथ मिला, क्या बना, A X लेकर के अलग हो गया और Y B को लेकर के अलग हो गया। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब A का संबंध X के साथ, B का संबंध Y के साथ मिल करके ये अलग हो गया, इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। पहला चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपचयन और अपचयन। अपचयन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का वृद्धि या ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का ह्रास या हाइड्रोजन का कमी या हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन होगा। कैसे, क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया। जैसे Cu को ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो CuO बना, कॉपर ऑक्साइड बना, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर के साथ जुड़ गया, तो ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। जैसे CuO से हाइड्रोजन अलग है, ये ऑक्सीजन को ना हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ये अपचयन का भी उदाहरण है। ये एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन दोनों का उदाहरण है, उपचयन और अपचयन का दोनों का उदाहरण है। आगे बात करते हैं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। वैसे यहाँ पर जस्ट उपचयन का उल्टा अपचयन होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि होता था, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना ही क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, CuO से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाते हैं उष्मा के जरिए, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुट गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ। लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का Cu से हटना, ये Cu अलग हो गया, तो ये कॉपर का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, सबसे पहले संक्षारण विधि पे बात करते हैं। संक्षारण मतलब क्या, किसी धातु पर जंग लगना या ऑक्सीजन या अम्ल जल आदि का एक लेयर बैठ जाता है उस पर। जैसे लोहे को हवा की उपस्थिति में छोड़ देने पर उसमें भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है, उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है या इसको क्या कहते हैं, संक्षारित हो जाती है, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। या इस तरह के विधि को या इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। याद रखिएगा, संक्षारण किसको कहते हैं, जब किसी धातु को आर्द्र वायु की उपस्थिति में छोड़ देने पर उसमें भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है, इसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उसके बाद लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण के धातुओं को बचाया जा सकता है। संक्षारण बचाने के क्या क्या उपाय हैं, यसद लेपन मतलब गैल्वेनाइजेशन, विद्युत लेपन, उसके बाद पेंट करके संक्षारण, पेंट करके मतलब किसी धातु पर पेंट कर दो, उसमें जंग नहीं लगेगा और से धातुओं को बचाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना, इसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
विकृत गंधिता। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे विकृतीकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हम लोग किसी भोज पदार्थ को हम लोग रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह की खराब होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। भोजन को वायु की उपस्थिति में खुली हवा में छोड़ देने पर उसमें एक अलग तरह का स्मेल आ जाता है, वो खराब हो जाता है, जो खाने योग्य नहीं होता है। तो इस तरह के भोजन को क्या कहते हैं, विकृतीकृत गंधिता कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विकृति गंधिता को रोकने के उपाय याद करेंगे हम लोग। ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जहाँ वायु ना हो वहाँ पर उस पदार्थ को रख देंगे तो क्या होगा, वो पदार्थ विकृतीकृत नहीं होगा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा किसी वायु युक्त जगह से उस खाद्य सामग्री को हटा करके उस वायु को जगह पर क्या करेंगे, हम लोग नाइट्रोजन गैस को रख देंगे। जैसे कुरकुरे और चिप्स के पैकेट में क्या आते हैं, नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कुरकुरे या चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो कुरकुरे चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। उसके बाद शीतलन द्वारा मतलब फ्रीजिंग करके किसी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। ये था हमारा क्लास 10 के पहला चैप्टर का शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर आप लोग एक बारी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको मैं उतना ही बातों का बताया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इतना ही शॉर्ट नोट्स हैं और इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, याद रख लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर से। इसमें कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आप लोग कितना पढ़े कितना समझे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलते हैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मैं उतना ही क्वेश्चन को कराऊंगा जितना क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हम लोग पढ़े अभी, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl का रंग कैसा होता है। तो अभी पढ़े हम लोग सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा यहाँ पर, जिंक और HCl, तो क्या हो जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा और बेचारा हाइड्रोजन बच गया, तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन मतलब ऑक्सीजन का संपर्क होना, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल का जलना, मोम का पिघलना, जल का उबलना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। मोम का पिघलना और ये दहन अभिक्रिया नहीं है। पेट्रोल का जलना, किसी पदार्थ का जलना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उष्मा निकलती है इससे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को
गर्म करने पर प्राप्त होता है। PbNO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? PbNO3 होल 2 को गर्म करने पर क्या बनता है? NO2 गैस का निर्माण होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, NO2 का भी निर्माण होगा और ऑक्सीजन का भी निर्माण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का ये सोडियम कार्बोनेट 5 अणुजल, सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट, ये वाला आंसर सही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? धोबन सोडा भी कहते हैं, धोबन सोडा भी कहते हैं, धोबन सोडा, या इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं इसको। अब अगर बोला जाए कि खाने वाला सोडा क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3, ये खाने का सोडा है, खाने का सोडा। ये 10 अणु जल वाला धोने का सोडा और ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, NaHCO3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला? अपघटन। मतलब ये तो संयोजन लग रहा है, संयोजन नहीं है, फिर भी ये वियोजन है, वियोजन भी नहीं है। ये कौन सा अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये भी अपघटन नहीं है, ये अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि एक बड़े अणु को टूट करके 2 या 2 से अधिक अणु का निर्माण हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोहा दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब Fe2O3 से Al के साथ अभिक्रिया कराए तो Al क्या हुआ? ऑक्सीजन को ले लिया, मतलब विस्थापन हुआ। तो विस्थापन कैसा विस्थापन? सिंगल विस्थापन। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया का सीधा बोलेंगे इसको। अगर दोनों अगर अलग अलग निर्माण करता तो ये क्या हो जाता? द्विविस्थापन। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, ए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है 9 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण Fe हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने पर क्या बनेगा? FeCl2 का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस बेचारा अलग हो जाएगा। तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया है। शोषण एक उपचयन अभिक्रिया है, याद रख लीजिएगा। शोषण एक उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, हम बोले भी थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मतलब ट्रांसफर से कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? तो विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता है, विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाए तो क्या बना? NaCl का निर्माण हुआ, NaCl का निर्माण हुआ। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? क्लोरीन के पास चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? विद्युत संयोजी का निर्माण होता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बनेगा तो सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पर स्थानांतरण नहीं बोलता, यहाँ पर बोलता साझा करके बनता, तो ये क्या हो जाता? सहसंयोजी हो जाता। लेकिन यहाँ पर स्थानांतरण बोला, इसीलिए क्या हो जाएगा? विद्युत संयोजी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सही है? कौन सही है? तो यहाँ पर देखते हैं Cu प्लस O2 Cu 2Cu
कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाया तो कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुटना है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित समीकरण में H2 + Cl2 क्या किसका निर्माण हुआ, 2HCl का निर्माण हुआ। तो इसको कैसा अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि दो अणु आपस में जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बोले, डबल डिस्प्लेसमेंट में Ag और XY का जब मिलता है किसका निर्माण होता है, AX + BY का निर्माण। तो ऐसा कंडीशन कहाँ पर दिख रहे हैं, यहीं पर एक ऐसा कंडीशन दिख रहा है, बाकी और दूसरी जगह नहीं दिख रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया हमको ये दिख रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिर ये वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविलेय लवण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये तो है, ये वाला भी है, ये वाला संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में से एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ में होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर कैल्शियम से हटा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अवकरण हुआ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का कैल्शियम के साथ या जल के साथ जुड़ा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका डेफिनेशन हम लिखा दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऊपर में जा रहे हैं तथा अवकरण दोनों साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ से इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इसलिए यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम नोट्स में नहीं बताए थे। चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक मेरा यहीं पे समाप्त होता है। हम उतना ही क्वेश्चन को पढ़ाए हैं, उतना ही नोट्स को बताए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए यह मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी नोट्स बताए, जितने डेफिनेशन बताए, सबको बारी बारी से याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं किए हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं किए हैं, तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट कर लें। एकदम बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्या पता यही सब क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बारी बारी से बहुत अच्छा से पढ़ लें इसको। चलते हैं, हमको अलविदा कीजिए, नमस्कार।